Hello students, welcome to lecture 3 of organism and population. So लास्ट लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में देख रहे थे. ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली थी, ये स्लाइड्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे. अब एक एक करके हम इनको आगे पढ़ते हैं. सो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटी. ठीक है, अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटी. ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन. ठीक है, दो स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको आप इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं. दे इंक्लूड म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म. ठीक है, तो ये 6 तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम लोग को पढ़ने हैं. ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. उसके बाद फर्स्ट है प्रेडेशन. ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि एक जो है वो प्रेडेटर है और दूसरा प्रे है. ठीक है, इन ए ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑल कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एक्सेट्रा आर प्रेडेटर्स. ठीक है, अबाउट 25% इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगोस. If a predator over exploits its prey, then the prey might become extinct. It results in the extinction of predator. Therefore, predators in nature are prudent. ठीक है, तो प्रेडेटर अगर प्रे को पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट कर देगा तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसलिए वो पूरी तरीके से उसको एक्सटिंक्ट नहीं करता है. ठीक है, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेस को ढूंढता रहता है, अलग अलग स्पीशीज को. ठीक है, जिससे वो भी एक्सटिंक्ट ना हो जाए. ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन अगर कोई करेगा प्रे का तो उसका इफेक्ट उस पर भी पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर्स. प्रेडेटर जो है प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है हर स्पीशीज का. When certain exotic species are introduced in a geographical area, they spread fast due to absence of its natural predator. और अगर कोई बाहर से लाके कोई स्पीशीज किसी एरिया में इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो बहुत तेजी से बढ़ती है. क्यों तेजी से बढ़ती है? क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर वहां पर नहीं होता. ठीक है, इसलिए वो बहुत तेजी से बढ़ती है. इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाई एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस इन अ ज्योग्राफिकल एरिया ग्रो वेरी फास्ट. ठीक है, example, the prickly pear cactus introduced in Australia in 1920 caused havoc by spreading. Later it was controlled by introducing a cactus feeding predator moth. ठीक है, तो 1920 में ऑस्ट्रेलिया में ये कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत तेजी से फैलने लगा और बहुत ज्यादा परेशानी होने लोगों को. फिर उन्होंने एक कैक्टस फीडिंग मॉथ को इंट्रोड्यूस किया और उसने इसके ग्रोथ को जो है कंट्रोल किया. ठीक है, तो predators are used in biological control methods. ठीक है, maintain specific diversity in a community by reducing competition among prey species. Example, the predator starfish Picester in the rocky intertidal community of American Pacific coast. In experiment, all the starfishes were removed from an enclosed intertidal area. It caused extinction of over 10 invertebrate species within a year ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो प्रेडेटर्स जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करते हैं इन कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे स्पीशीज. ठीक है, प्रे स्पीशीज के बीच में कंपटीशन कम हो वो भी प्रेडेटर की वजह से मेंटेन करेगा. वो प्रेडेटर जो है वो प्रे को कम करता रहेगा तो उनके बीच में कंपटीशन कम रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमने इसको रिमूव कर दिया स्टार फिशेस को तो 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई एक साल के अंदर क्योंकि उनके अंदर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया. उसके बाद डिफेंसेस ऑफ प्रे टू लिसन इंपैक्ट ऑफ प्रेडेशन. ठीक है, प्रेडेशन को प्रेडेटर से बचने के लिए क्या क्या करते हैं प्रे. कैमोफ्लेज. ठीक है, क्रिप्टिक कलरेशन ऑफ सम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग सम आर पॉइजनस. ठीक है, वो जैसे इन्वायरमेंट में होते हैं अपने आप को उसी कलर में कर लेते हैं, उसी पैटर्न में कर लेते हैं जिससे वो प्रेडेटर को दिखाई ना दे. ठीक है, द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल. ठीक है, जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो बहुत ज्यादा उसका टेस्ट बहुत खराब होता है, बहुत कड़वी होती है. ठीक है, तो प्रेडेटर जो है वो एक बार तो मान लो उसको खाएगा, दोबारा उस स्पीशीज पे वो अटैक नहीं करेगा. ठीक है, ड्यू टू
it is due to a special chemical in its body. It is acquired during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. ठीक है, तो ये क्या करता है, जब छोटी होती है ये, तो उस समय ये एक पॉइजनस वीड को खाती है, उसकी वजह से इसका जो इसकी बॉडी का जो टेस्ट होता है वो भी बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, और फिर जो है प्रेडेटर जो है इससे दूर रहते हैं, वो इस पर अटैक नहीं करते, उसको खाते नहीं है, क्योंकि उनका पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से लीफ इंसेक्ट होता है, ठीक है, जो एकदम लीफ जैसा दिखता है, तो प्रेडेटर्स जिसको जो है वो बेवकूफ बना देता है। उसके बाद थॉर्न्स बहुत कॉमन है, ठीक है, डिफेंस प्लांट में। ठीक है, many plants produce chemical that make the herbivore sick, inhibit feeding or digestion, disturb or its reproduction और kill it। ठीक है, तो अलग अलग कुछ प्लांट्स में अलग अलग केमिकल्स भी बनाते हैं, ठीक है, जिससे एनिमल्स उसको ना खाए। ठीक है, Calotropis produces poisonous cardiac glycosides, so cattle और goat do not eat it। ठीक है, तो कैलोट्रोपिस जो है वो बहुत ही पॉइजनस जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, तो जो भी ग्रेजिंग कैटल्स हैं, गोट्स हैं, वो उसको नहीं खाते। ठीक है, निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, ये सब जितने भी हैं, ओपियम, आर डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजन ब्राउजर्स। ठीक है, तो ये जो हम बोलते हैं ना कि ओपियम ड्रग है, ये क्यों है भाई, ये एक्चुअली में उस प्लांट में उस जानवर जो उसके आसपास रहता है उसको परेशान करने के लिए बनाया था। मान लो ओपियम के प्लांट को अगर कोई जानवर खाता है तो सोचो क्या होगा, उसका दिमाग घूम जाएगा उसका, है ना। अब इंसान को तो उसमें मजा आ रहा है, बट जानवर को तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा उसमें। ठीक है, तो जो भी ये ड्रग्स है वो एक्चुअल में डिफेंस मैकेनिज्म में बनाए प्लांट्स ने, और ह्यूमन उसको जो है अलग तरीके से रॉन्गली जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल में ये एज ए डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट्स ने बनाए थे। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है कंपटीशन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेडिक्शन खत्म। सेकंड है कंपटीशन। नाम से पता चल रहा है इट इज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। ठीक है, एक स्पीशीज की फिटनेस जो है दूसरे के प्रेजेंस में थोड़ी कम हो जाती है। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज ए पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कंपटीशन occurs when closely related species compete for same limited resource। ठीक है, एक ही लिमिटेड रिसोर्स है और एक से ज्यादा स्पीशीज उसी के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन होता है। अनरिलेटेड स्पीशीज कैन आल्सो कॉम्पीट फॉर द रिसोर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिलेटेड स्पीशीज करेंगी, अनरिलेटेड भी हो सकती है। जैसे फ्लेमिंगोज एंड फिशेज इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स कॉम्पीट फॉर जू प्लैंक्टन। तो पानी में जू प्लैंक्टन से उसमें फ्लेमिंगोज भी उसके लिए ढूंढ रही है उसको, और फिशेस भी। ठीक है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, दोनों एकदम अनरिलेटेड है। कंपटीशन अकर इन अबंडेंट रिसोर्सेज आल्सो। ठीक है, जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है वहां पे भी कंपटीशन तो चलता है। एग्जांपल इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इवन इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट। ठीक है, मान लो ये जेब्रा है, ठीक है, वो फीडिंग कर रहा है, बट उसे पता है कि आसपास जो है शेर है। ठीक है, तो वो ढंग से खा नहीं पाता। ठीक है, खुले मन से वो खा नहीं पाता, वो बार बार एक बार खाएगा, 10 बार इधर उधर देखेगा। तो जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो जेब्रा की कम हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज, लायन या टाइगर जो भी है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, उसको बस इतना पता है कि आसपास कोई शेर चीता है, वो ढंग से खा ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन। उसके बाद एविडेंस फॉर कंपटीशन, क्या क्या एविडेंस हमको मिले हैं। जैसे एबिंगडॉन टॉर्टोइस, उसको गैलापागोस आइलैंड में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद बिकम एक्सटिंक्ट विद द डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड। ठीक है, और गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया उसी आइलैंड पे, और 10 साल के अंदर ये टॉर्टोइस जो है वो पूरा एक्सटिंक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि गोट्स का जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी था, जिस तरीके से वो घास खाते थे, वो बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू टॉर्टोइस, तो उसको तो कुछ खाने को मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा जा सकता है कि एबिंगडॉन टॉर्टोइस क्यों एक्सटिंक्ट हुए, या कौन से आइलैंड पे थे, और किसकी एक्टिविटी की वजह से ये एक्सटिंक्ट हुए। ठीक है, गोट्स की एक्टिविटी की वजह से 10 साल में पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए।
उसके बाद कॉम्पिटिटिव रिलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ ए स्पीशीज व्हेन द कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज इज रिमूव्ड। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब मान लो एक भेड़िया है, ठीक है, वो भेड़िया जो है एक जगह पर रहता है, ठीक है, और बहुत डरा डरा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाता है, ठीक है, फिर उसको डर लगता है कि शेर है कहीं आसपास, वो वापस लौट के वापस आ जाता है, ठीक है, फिर वो वेस्ट साइड जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है, थोड़ा बहुत घूमता है अपने खाने की तलाश में, फिर उसको डर लगता है कि यार ज्यादा दूर नहीं जाऊं मैं, जहाँ पे वो मान लो किसी गुफा में रहता है, किसी रॉक में रहता है, फिर वो वापस आ जाता है, डरा डरा सा रहता है, वो फुल्ली फ्रीडम के साथ नहीं घूम पाता है, ठीक है, और फिर वापस आ जाता है। इसी तरीके से वो जो है एक तरीके से बधा हुआ रहता है, ठीक है। बट मान लो हाइपोथेटिकली हम उस शेर को जो है वहां से रिमूव कर देते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि अब शेर नहीं है वहां पे, तो वो जो उसका फ्रीडम मिलेगा उसको, ठीक है, कि अब वो कहीं भी जा सकता है, एकदम खुले मन से एकदम खुशी खुशी घूम सकता है, उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, अब उसका रेंज बढ़ जाएगा, अब वो डर डर कैसा नहीं कि 4 कदम चले फिर वापस पीछे आ जाए, ठीक है। सो एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ ए स्पीशीज व्हेन द कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज रिमूव, ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज है, ठीक है, वो रिमूव हो गई, तो वो आराम से कॉम्पिटिटिव रिलीज हो गया उसका, वो आराम से घूम सकता है। उसके बाद है कुछ कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, देयर आर 2 बार्निकल स्पीशीज, ठीक है, बेलेनस, ठीक है, इस तरीके से ये जो दिख रहे हैं 2 बार्निकल के स्पीशीज है, लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर, बेलेनस साइज में बड़े हैं, सुपीरियर है, एंड कैथेमेलस, ठीक है, स्मॉलर है। बेलेनस डोमिनेट्स इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड कैथेमेलस, ठीक है, तो ये इंटरटाइडल एरियाज को जो है वो जो है डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू कैथेमेलस, ठीक है। When Connell's experimentally removed Belenus, कैथेमेलस colonized the intertidal zone, ठीक है, तो जब कॉर्नेल ने इनको एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया, यहाँ पे वैसे हमको कैथेमेलस देखने को नहीं मिलता इंटरटाइडल रीजन्स पे, बट जैसे ही हमने इसको रिमूव किया तो ये जो है अब वहां पर भी ग्रो होने लगा, ठीक है, मींस इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा था, ये इसमें सुपीरियर था, इसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था कैथेमेलस, ठीक है, बट जब उसे कर्नल्स ने एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया तो ये यहाँ पे भी ग्रो होने लगा, ठीक है। उसके बाद गॉस एक साइंटिस्ट था, उसने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल दिया, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, पक्का टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे इसमें से। इट स्टेट दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing फॉर द सेम रिसोर्स, 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, ठीक है, वो दोनों हमेशा को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली, और जो भी उन दोनों में से इंफीरियर रहेगा, कमजोर पड़ेगा, वो अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। मान लो हिरन के लिए शेर है और चीता है, ठीक है, दोनों के लिए दोनों जो है कॉम्पीट कर रहे थे, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, बट इवेंचुअली या तो शेर रहेगा या चीता रहेगा, दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी इंफीरियर रहेगा वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे चीता एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो ये गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। दिस में बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्सेज बट नॉट अदरवाइज, ठीक है, जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है वहां पर ही एक प्रिंसिपल लगेगा, बाकी सब जगह ये नहीं लगेगा, मोस्टली नेचर में लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन में इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर को एक्सिस्टेंस रेदर देन एक्सक्लूजन, ठीक है, तो कुछ स्पीशीज क्या करती है, अपना अपना एरिया बना लेती है जैसे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, कि तुम इधर इधर प्रेडेशन करो, मैं इधर करता हूँ, हम एक दूसरे के एरिया में नहीं आएंगे, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स पार्शनिंग, ठीक है, उन्होंने पार्टीशन कर लिया रिसोर्स का, ठीक है, कि इधर का ये पूरा एरिया तुम्हारा, इधर का एरिया मेरा, हम एक दूसरे के एरिया में नहीं घुसेंगे, तो तुम्हारे एरिया में जो है उससे तुम काम चलाओ, मेरे एरिया में जो है वो तुम चलाओ, ठीक है। लाइंस में भी ऐसा होता है कि अलग अलग ग्रुप जो होते हैं
वो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय स्पीशीज टू अवॉइड कंपटीशन। फॉर दिस दे चूज डिफरेंट फीडिंग टाइम्स और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग, या तो एरिया अलग अलग कर ले, या डिफरेंट फीडिंग टाइम्स बना लेते हैं कि तुम इस प्लांट पे तुम सुबह खाना, इस प्लांट में से तुम सुबह खाना, मैं रात को खाऊंगी, ठीक है। बर्ड्स में ऐसा होता है, ठीक है। या फिर हाइट देख लेते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे ये हाइट है प्लांट की, ठीक है। तो कुछ बर्ड जो है वो प्लांट में एकदम ऊपर जो है फीड करती है, ठीक है। और कुछ बर्ड जो है वो नीचे फीड करती है। ये देख रखते हो, ये हाइट दिया हुआ है, अलग अलग बर्ड जो है प्लांट के अलग अलग रेंज पे फीड कर रही है। सबको अपना अपना खाना मिल रहा है, प्लांट तो ग्रो कर रहा है, चारों तरफ से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया, ठीक है। हम एक दूसरे के खाने में जो है चोंच नहीं लड़ाएंगे, सब अपना अपना अलग अलग जगह पे खाओ, ठीक है। एग्जाम्पल, MacArthur shows that five closely related species of warblers living on a tree could avoid competition, ठीक है। तो ये अलग अलग वार्बलर्स हैं, ये मैकआर्थर ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि दे अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप जो है ये कंपटीशन नहीं किया और अपने अलग अलग बिहेवियर के थ्रू इन्होंने अलग अलग हाइट्स पे फीड करना पसंद किया, ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्स पार्टीशन का एक और एग्जांपल। उसके बाद थर्ड आता है हमारा पैरासिटिज्म, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि पैरासाइट इसमें होगा। मैनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, दे कैन पैरासिटाइज ओनली सिंगल होस्ट स्पीसीज, ठीक है। कुछ पैरासाइट जो है वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो उसी के ऊपर ग्रो करेंगे। पैरासाइट में पैरासाइट को फायदा होगा और होस्ट को नुकसान होगा। दे टेंड टू को इवॉल्व इफ द host evolves special mechanism against the parasite. The parasite also evolves mechanism to counteract them to remain within the same host, ठीक है। तो वो उसी होस्ट में रहना चाहता है, अगर होस्ट इवॉल्व कर रहा है उससे बचने के लिए तो वो भी इवॉल्व करता है उसी में रहने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पैरासिटिक वॉस्प लार्वे इमर्ज फ्रॉम ए कैटरपिलर, ठीक है। उसके बाद एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स क्या है, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर टू क्लिंग ऑन द होस्ट, ठीक है। कुछ सकर या एडेसिव ऑर्गन्स इनके पास होते हैं जिससे वो होस्ट पे अटैच हो सके। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा रहती है इनके एडेप्टेशन से। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस बहुत बार पूछा गया है, टेस्ट में भी आ सकता है। ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, स्नेल एंड फिश, याद रखना है। ह्यूमन लिवर फ्लूक जो है वो स्नेल और फिश इसके इंटरमीडिएट होस्ट है। अगर ये दोनों इसको नहीं मिलेंगे तो इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो पैरासाइट तो है बट ये तीन इंडिविजुअल पर जो है वो डिपेंडेंट है टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो इनकी लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद मलेरिया पैरासाइट हमको पता है नीड मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, ठीक है। हमें पता है मलेरिया पैरासाइट जो है वो हमने पढ़ा है मलेरिया वाले लाइफ साइकिल में कि उसे वापस मॉस्किटो की जरूरत पड़ेगी। ह्यूमन में आ गया तो ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन से ह्यूमन फैलता रहेगा, उसको फिर से मॉस्किटो की जरूरत पड़ेगी टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल और स्प्रेड करने के लिए मलेरिया को। पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, they reduce the survival, population density, growth and reproduction of the host, ठीक है। they may make the host physically weak and more vulnerable to predation, ठीक है। अब ये जो होस्ट है उस पे उसको वीक कर सकती है और वो फिर वनरेबल हो जाएगा अदर प्रेडेशन से, ठीक है। तो पैरासाइट जो है वो कंप्लीटली हार्मफुल है होस्ट के लिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ पैरासाइट की बात करें, एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है, जो बॉडी के बाहर रहते हैं, और एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। दे फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, ठीक है, जैसे लाइस ऑन ह्यूमंस, ठीक है, जो हमारे बालों में रहते हैं, ठीक है। टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स के ऊपर भी होते हैं, डॉग्स उनको बार बार काटते रहते हैं अपने दांतों से। एक्टोपैरासाइट्स कोपोड्स इन मैनी मैराइन फिशेस,
ठीक है। तो ये उसकी जो है आई से अटैच रहता है, ठीक है, फिश की। कसकटा प्लांट ऑन हेज प्लांट्स, ठीक है, कसकटा प्लांट जो है वो हेज प्लांट्स पे ग्रो होता है। इट हैज नो क्लोरोफिल एंड लीव्स, इट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ठीक है। तो कसकटा प्लांट के पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, ये दूसरे प्लांट से अटैच होकर उसमें से जो है न्यूट्रिशन निकालता है, ये भी पैरासाइट हुआ। फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड ए पैरासिटिक बिकॉज इट नीड्स आवर ब्लड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन नॉट एज फूड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल मॉस्किटो है वो पैरासाइट नहीं कंसिडर होती, मॉस्किटो की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि उसको ब्लड रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, प्रोटीन चाहिए उससे ब्लड में फॉर इट्स एग, नॉट एज ए फूड, ठीक है। फूड की तरह वो हमारे ऊपर फीड नहीं कर रही है, इसलिए फीमेल मॉस्किटो को हम पैरासाइट कंसीडर नहीं करते, ठीक है। एंडोपैरासाइट्स, दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, ठीक है, अलग अलग जगह पे, लिवर में, कोई किडनी में, कोई लंग्स में, कुछ आरबीसीज में। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, एंडोपैरासाइट्स की लाइफ साइकिल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल होस्ट भी चाहिए होते हैं, दे हैव सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स एंड हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। ब्रॉड पैरासिटिज्म इन ब्रूड, here the parasitic birds lay eggs in the nest of its host, ठीक है। तो पैरासिटिक बर्ड जो है वो अपने एग ले करती है इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम, ठीक है, वो अंडे ले कर देती है और होस्ट जो बर्ड है वो उसको इंक्यूबेट करती है, हैच करती है एग्स को, ठीक है। ड्यूरिंग इवोल्यूशन एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग in size and color, so the host bird cannot detect and eject the foreign eggs easily, ठीक है। और इवोल्यूशन में उसके एग एकदम उस बर्ड के एग से मैच करते हैं जिसके नेस्ट में उसने एग किए, ठीक है। मान लो एक बर्ड आके दूसरे बर्ड के नेस्ट में एग देके जाती है और वो उस एग एकदम रिजेंबल करते हैं उसके एग से, ठीक है। तो वो उसको हैच करती है, उसे पता ही नहीं चल पाता कि वो किसी और का एग है, और दूसरी बर्ड्स उसमें से पैदा होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कुकू बर्ड जो है ऐसा करती है क्रो के साथ, ठीक है। कुकू बर्ड कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो जो है क्रो के एग में जो है, क्रो के नेस्ट में जो है अपना एग ले करती है, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया ये आजकल, ठीक है। उसके बाद है कमेंसलिज्म, ठीक है। ऑर्किड्स ग्रोइंग इज एज एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, ठीक है। अब ऑर्किड्स जो है वो मैंगो की ब्रांच पे ग्रो होते हैं फॉर सपोर्ट, वो प्लांट में से कुछ ले नहीं रहे, कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, कोई डैमेज नहीं कर रहे उसे, सिर्फ सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कमेंसलिज्म, जिसमें ऑर्किड को फायदा हो रहा है, उसे सपोर्ट मिल रहा है, और मैंगो को ना तो कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। उसके बाद बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ ए वेल, ठीक है, ये वेल के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, वेल से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वेल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और बार्निकल्स को फायदा हो रहा है, ठीक है। कैटल एगरेट, ये देखा होगा आपने, जहाँ पे भैंस गाय चरती हैं ये उसमें साथ साथ घूमते, तो भैंस गाय जैसे ही ग्रास को उखाड़ती है, उसने तो ग्रास को उखाड़ लिया, उसने घास खा ली भैंस ने, और जो मिट्टी उखड़ी वहां पे जो कीड़े होंगे उनको ये खा लेंगे, ठीक है। भैंस का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो तो अपना काम कर रही है और इनका फायदा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कमेंसलिज्म हो गया। उसके बाद सी एनिमोन और क्लाउन फिश, स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन गिव्स प्रोटेक्शन टू फिश फ्रॉम प्रेडेशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सी एनिमोन जो है वो ये ऐसा रहता है, और जो क्लाउन फिश है वो उसमें ऐसे बीच में छुपी रहती है, जिससे उसको कोई जो है प्रेडेशन ना कर पाए, उसको कोई मार ना सके, तो उसके टेंटिकल्स के बीच में ये छुप जाती है, ठीक है। उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, इनकी जान बच जा रही है, ठीक है। तो ये भी कमेंसलिज्म हो गया। उसके बाद आता है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। लाइकेंस, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा होगा बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेसिस एल्गी और फाइटोबैक्टीरिया। उसी तरीके से माइक्रोराइजा, ये हम पढ़ चुके हैं, वापस से रीड करने की जरूरत नहीं है हमको। आगे चलते हैं, म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन, फिग ट्रीज एंड वास्प, ठीक है। फिग स्पीशीज इज पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीशीज एंड नो अदर स्पीशीज, ठीक है। तो फिग के जो प्लांट्स हैं वो उसके जो पार्टनर वास्प है उसी के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, और कोई अलग इंसेक्ट उसको पॉलिनेट नहीं कर सकता।
The female wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying sites in fruit। ठीक है, तो वो एग, उसके एग के अंदर जो है वो एग ले, सॉरी फ्रूट के अंदर जो है वो उसके एग ले करती है, और उसी की वजह से उसका पॉलिनेशन भी होता है। ठीक है, फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प, वास्प लेइंग एग इन अ फिग फ्रूट। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, वो उसको पॉलिनेट करेगा तो स्पीशीज आगे बढ़ेगी, और उसको वो एग ले करने की जगह देगा। ठीक है, द फिग ऑफर्स द वास्प सम डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर द वास्प लार्वा, और कुछ सीड्स भी वो देता है एज ए फूड। ठीक है, तो फूड पैकेट भी प्रोवाइड कर रहा है वास्प, क्योंकि वो भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद ऑर्किड्स शो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स, दे अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट बी एंड मम्बल बीज टू एंश्योर पॉलिनेशन। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के जो है फ्लावर या फ्लावर के पोजीशंस इस तरीके से पैटर्न रखता है जिससे वो प्रॉपर जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड्स। ठीक है, सारे ऑर्किड जो है वो ऐसा कुछ रिवार्ड ऑफर नहीं करते। उसके बाद सेक्सुअल डिसीट ऑफ ऑफरिस मेडिटेरेनियन ऑर्किड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार पूछा गया है, टेस्ट में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर रिजेंबल फीमेल बी इन साइज। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक पेटल को फीमेल बी जैसा बना देता है। ठीक है, एक तरीके से सेक्सुअल डेसिट कर रहा है ये। ठीक है, उसको जो है वो बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर्स रिसेंबल फीमेल बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग, सो मेल बी pseudo copulates with the flower and it's dusted with pollen। ठीक है, तो मेल बी जो है अट्रैक्ट होकर वहां पर आता है, और फ्लावर उस पर अपने पोलन्स डाल देता है उसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे वो मेल बीज को अट्रैक्ट करता है कि अपने पेटल को वो एक फीमेल बी की तरह बना देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डेसिट ऑफ ऑफरस, जिसको हम मेडिटेरियन ऑर्किड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। When this bee pseudocopulate with another flower, it transfer pollen to it। ठीक है, फिर वो कहीं और जाएगा, फिर से उसे जो फीमेल बी दिखाई देगी किसी और प्लांट में, वहां जाएगा। ठीक है, और वहां पे वो पोलन्स को गिरा देगा और पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। If the female bee's color pattern changes slightly during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower grow। अब मान लो इवोल्यूशन में फीमेल बी का साइज कलर कुछ चेंज होता है, तो प्लांट को भी उसी तरीके से जो है को इवॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो उसका पॉलिनेशन बंद हो जाएगा और वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन दोनों के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो है इंटरेक्शन, स्पेसिफिक इंटरेक्शन खत्म हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ लो, एनसीईआरटी से भी पढ़ लो, और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है उनको ध्यान से यहाँ पे कर लो। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।